नंबर फर्स्ट, चर्म और चरम। यह कहा जाए कि चरम चर्म शब्द युग्म के सही अर्थ हैं, मतलब बताना है कि चर्म का अर्थ क्या होता है और चरम का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही अर्थ होगा, चरम मतलब होता है अंतिम सीमा और चर्म मतलब होता है चमड़ा। ठीक है। अगला, पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बेहद मतलब पक्षी होता है, खग मतलब भी पक्षी होता है, शकुंत मतलब भी पक्षी होता है, लेकिन गाछ मतलब पक्षी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर ये होगा गाछ, ये पेड़ का तर्क का पर्यायवाची है। अगला, कुटी का बहुवचन क्या होगा? तो कुटिया होगा। ठीक है। कुटी का बहुवचन कुटिया, तो यहाँ कुटी लिखा है, ये कुटिया लिखा है, कुटिया, जबकि यहाँ चंद्रबिंदी होनी चाहिए थी, वो नहीं है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कुटिया। अगला, अवधि का निजी छंद है, तो इसको आप लिखेंगे अवधि का जो निजी छंद है बैरवे कहलाता है। ठीक है। अगला, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यही उक्ति किस संत कवि की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कबीरदास। ये कबीरदास जी ने इस पंक्ति को लिखा है। निम्नलिखित में से किस पंक्ति की वर्तनी सही है? तो यहाँ आपका उत्कर्ष जो है वो सही है, बाकी सभी के सभी ये जो ऑप्शन है गलत है। कहने का मतलब आप हिंदी को पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ हिंदी के शब्दों को भी ध्यान में रखें, क्योंकि शुद्ध वर्तनी पूछी जाएगी। तो अगर आप हिंदी पढ़ना और लिखना अच्छे से नहीं जानते हैं तो एक नंबर आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में नहीं है? तो यहाँ जो है हिंदी, शैव और भाषा सभी स्त्रीलिंग है, जबकि प्रयोग जो है ना ये पुल्लिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। पर्ण का तद्भव शब्द क्या है? तो ये पर्ण पत्ता को बोलते हैं। ठीक है। करेक्ट आंसर ये तद्भव और तत्सम, आप पढ़ के जाएं। सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ आप करेक्ट आंसर लिखेंगे यमक अलंकार। ये कब होता है? जब एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार उनका जो अर्थ है ना वो बदल जाए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना मतलब श्रृंगार करना, ठीक ना, जबकि यहाँ सजना जो है ये पति के लिए, तो अर्थ अलग रहेंगे। ठीक है ना, दोनों के अर्थ। यहाँ सजना मतलब श्रृंगार करना, ठीक ना, श्रृंगार करना है, इसको बोलते हैं श्रृंगार, श्रृंगार करना। ठीक है। और जो ये सजना है पति है, अर्थ अलग अलग है लेकिन शब्द एक ही है, प्रेम में अलंकार आता है। ठीक है। अगला देखें, आपकी यात्रा सुखद हो, ये किस प्रकार का वाक्य है? इसको बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। ठीक है। वाक्य कंप्लीट। अगला, किस विकल्प में सही विलोम युग है? विलोम का मतलब होता है उल्टा, जैसे नूतन पुरातन, ये सही है। कर्कश खुरखुरा गलत है, निषिद्ध तुच्छ गलत है, जोड़ मेल, ठीक ना। बा उपसर्ग किसमें है? ठीक ना, बदौलत, दौलत में जब बा जोड़ा गया तो बदौलत होती है, ये सही है। भावुक का संध विच्छेद क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर भव धन उख, इसको बोलते हैं भाव, भव धन उख, तो भावुक। ठीक है। वाराणसी जिले के लमही गांव से कौन संबंधित है? ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद्र जी। वही नवीन शब्द का प्रत्यय है, नौ धन ईन, प्रत्यय लास्ट में लगता हुआ वाक्य के, तो ये हो जाएगा ईन करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन हिंदी के हुए कंप्लीट। अब हम करेंगे 15 इंग्लिश के क्वेश्चन जो इस प्रकार से हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखें आप, माई मदर इज, मेरी माता जी है प्रोफेशनल बॉक्सर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक ना, जिसको आप पढ़ रहे थे तो प्रा आया है, ठीक ना। तो प्रा जो है ना ये व्यंजन है, और व्यंजन की जब आप उच्चारण आता है किसी भी इंग्लिश शब्द को पढ़ने पे तो वहाँ अ का यूज किया जाता है। वहीं जब अगर स्वर का उच्चारण हो, जैसे आपने देखा होगा एप्पल, APPL, इसको बोलते हैं एप्पल, ए का उच्चारण यानी स्वर का आएगा तो एन लगाना है, ठीक ना, विशेष कंडीशन पे दांत है। अगला है पिक द ऑड वर्ड आउट, इनमें से कोई अलग है उनको आपको बाहर करना है। जैसे फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चीजें। जबकि शिप जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है, ये जहाज है। तो ये आंसर ये हो जाएगा ऑड। गिव सिंगुलर ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज नहीं, अपीसेस, इसका सिंगुलर बनाना है, ठीक ना।
अपीसेस का सिंगुलर क्या होगा पूछा गया, अपेक्स। अपेक्स जो है प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर अपीसेस होता है। वहीं द एंटोनियम्स ऑफ स्ट्रैंड, ठीक ना। इसका अर्थ जो होता है इसको बोलते हैं कठोर। तो इसका जो एंटोनिम विपरीत होगा वो क्या होगा, कोमल, फ्लेक्सिबल, ठीक है। अगला, विच वन इज एन एडजेक्टिव, आपको बताना एडजेक्टिव कौन सा है, यानी जो विशेषण बताता है, ठीक है। तो ये जो टू है ना, ये प्रिपोजिशन है। प्यूपिल जो है ये लोग है, ये नाउन है। राम जो है ये भी नाउन है, और ऊपर से ये नाउन जो है ना प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। ये प्रिपोजिशन, तो बचा क्या, यूनिक, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ये। क्या होता है जब ऑप्शन दिए हो ना, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं आएंगे, और जब नहीं आएंगे आपको पता हो जाएगा तो आने वाला लास्ट में बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन उसी बच्चे से बनेगा जिसको पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छा नॉलेज है। पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अगर पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन नहीं आता है तो एक क्वेश्चन ऑप्शन छूट ही जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगफुल सेंटेंस। तुम्हें बताना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्टली लिखा है और उसका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। वी शैल नॉट, बी वुड बी नॉट। देखो यहाँ पे बी विल नॉट, बी विल नॉट बी, नॉलेज। देखो बी वुड बी नॉट, अगर नॉट आता ना तो बी वुड नॉट बी होता। यहाँ अगर नॉट होता तो ये करेक्ट होता, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। जैसे बी विल नॉट बी के बाद ध्यान रखिएगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, ये भी गलत हो गया, ठीक ना। दो तो गलत हो गए। यहाँ आते हैं वी शैल, शैल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और नॉट लगेगा। अगर निगेटिव है तो नॉट तुरंत लगेगा, तुरंत ही लगेगा। वी शैल नॉट गो आउट इफ इट रेन, अगर बारिश हुई तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, जब जाऊंगा, ठीक ना, इस प्रकार से रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर पहला ही होगा। अगला देखते हैं, rearrange the following words to make a meaningful sentence। मतलब आपको एक अर्थपूर्ण वाक्य का निर्माण करना है इन सेंटेंसों को देख करके, ठीक ना। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है उसमें सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, ठीक ना, पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक ना, जीरंड वर्ब हो सकता है, ठीक ना, इतने हो सकते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करना। द ब्राइटेस्ट, द हो गया, ब्राइटेस्ट हो गया। ब्राइटेस्ट जो है ये डिग्री है, तो ये शुरुआत में नहीं आएगा, अगर कहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ही ऑफ ऑल इज, यहाँ पे प्रोनाउन मिला ही, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ये करेक्ट है कि सब्जेक्ट हमारा यही बनेगा। तो कहने का मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो बचा क्या, ही इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल, वह सभी में सबसे शर्मदार है, ठीक है। अब अगर और जानना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, ठीक ना। वर्ब के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो ठीक है, अगर मेन वर्ब आए तो उसके बाद तुरंत ही ऑब्जेक्ट आता है। तो आप देखें इसमें सब्जेक्ट हुआ, यहाँ जो इज है ना, इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब ध्यान रखिएगा। अगर ये मेन वर्ब होता, मेन वर्ब भी काम ही करेगा यहाँ। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो इसके बाद कोई ना कोई फोर्थ फॉर्म आती, तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इज हो गया द ब्राइटेस्ट, तो ये द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, फिर अदर वर्ड हो जाते हैं। इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर 23, गिव वन वर्ड, आपको एक वाक्य में इसका अर्थ बताना है। क्या होगा, द वन हु pretends to be something someone he is actually not, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या हो सकता है। इसका अर्थ पहले समझे, द वन हु प्रेटेंड्स टू बी समथिंग समवन ही इज एक्चुअली नॉट, मतलब इसका जो मीन्स होता है इंग्लिश में, पहले इसको समझे। द पर्सन हु इज ट्राइज टू समबडी एल्स, वह व्यक्ति जो दूसरों के लिए कोशिश करता रहता है उसको बोलते हैं प्रेटेंड्स टू बी समथिंग समवन एल्स, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टॉक थ्रू वंस हेट मीन्स, ठीक ना। इसका मतलब पहले आप समझो, टॉक थ्रू वंस हेट मतलब वह व्यक्ति जो मूर्खतापूर्ण बात करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक ना। एक वर्ड में अगर बोल रहा हूं तो उसको बोलते हैं टॉक फुलिशली, इसको बोलते हैं टॉक फुलिशली। क्वेश्चन नंबर 25, रुद्रा सेड शिवा इज मेडिटेटिंग, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो इसकी पहचान होती है,
अगर इन्वर्टेड कामा ये लगा हुआ है, इन्वर्टेड कामा के अंदर इज एम आर आई, तो इसका जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो इज एम आर का ध्यान रखिएगा, इज एम आर का चेंजिंग फॉर्म क्या होता है, वॉज और वर्ब में चेंज हो जाता है, वॉज या वर्ब में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पहला ये आइडेंटिफाई करना कि इसमें वॉज वर्ब आ रहा। दूसरा ये है कि अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर नाउन आती है या प्रोनाउन आता है तो उसको हम अकॉर्डिंग टू नाउन चेंज करेंगे। तो यहाँ शिवा को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, ये है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का रूल क्या कहता है इनडायरेक्ट नरेशन में, ये SON, ये शॉर्ट फॉर्म है 1 2 3 का। 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज करना है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, और थर्ड पर्सन को नो चेंज करेंगे। यहाँ शिवा जो है थर्ड पर्सन है, इसमें चेंज नहीं होता, मतलब शिवा के तुरंत बाद वॉज एवर में से आएगा कोई, तो क्योंकि शिवा थर्ड पर्सन इसके साथ वॉच लगेगा, ठीक है। तो देखो पहले तो लिखेंगे आप रुद्रा शेड, रुद्रा शेड कहीं लिखा है, रुद्रा शेड इसमें लिखा है, रुद्रा शेड इसमें लिखा है, ठीक ना। रुद्रा टोल्ड भी हो सकता है, ठीक है, दो में रुद्रा शेड आया, लेकिन टोल्ड वाले में आप देखो यहाँ इज यूज हुआ तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला इज एम आर नहीं आएगा, वॉज एवर आने वाला है अकॉर्डिंग टू रूल, तो ये रॉन्ग हुआ। इज इसमें लिखा तो ये भी रॉन्ग हुआ, इज इसमें भी लिखा है पहले में तो ये भी रॉन्ग, तो बचा क्या डायरेक्ट ये। अब हम रूल सेट करते हैं सही है कि नहीं। रुद्र सेट इन्वर्टेड काम हटेगा, दैट लगेगा, दैट शिवा वॉज लग गया, ये देखिए करेक्ट आंसर। तो इन्वर्टेड का तो नरेशन अगर आपको पहचानना है तो थोड़ा बहुत आपको ये रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन करते हैं 26, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। आपको इनमें से करेक्ट स्पेलिंग पता करना है, ठीक है। तो प्रिजर्वेंस ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक ना। इसका एक अर्थ भी होता है कंटिन्यूअस एफर्ट्स, इसका मतलब होता है लगातार प्रयास करने वाले को बोलते हैं प्रिजर्वेंस, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। इसको यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे अबडक्ट, तो इसका जो करेक्ट मीन्स है ना उनको 1 बाय 1 करके आप आइडेंटिफाई करें। देखो अबडक्ट का अर्थ होता है किसी को अगवा करना, किडनैप करना, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। देखो मीन्स बनेगा तो आप जल्दी से पहचान पाएंगे। दूसरा होता है क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है कि लंबे समय से बीमार रहना, ठीक ना। तो लंबे समय से बीमार रहने को इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब आते हैं हम पहले इसको देख लेते हैं, इसका अर्थ बहुत अच्छा होता है फ्लेम बॉयंट, इसका अर्थ होता है बहुत ही कॉन्फिडेंस में रहना, कहा जाए कि आत्मविश्वास में रहना, उसको बोलते हैं फ्लेम बॉयंट, तो इसको बोलते हैं तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, स्टाइलिश स्कॉल्ड। दो ही बचे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसको बोलेंगे हम स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मतलब होता है फ्लेम बॉयंट, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, नहीं 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 सॉरी, स्कॉल्ड नहीं होता, ये होता है स्टाइलिश। स्टाइलिश में अगर स्टाइल में कौन रहेगा, जिसके अंदर खूब कॉन्फिडेंस होगा, ठीक ना, तो ये होता है। ये आपका चौथा हो जाएगा, तो बचा क्या, ये तीसरा, ठीक ना। इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको मीन्स आता हो तो इसका देखें आंसर, अगर देखें तो ए का 3 होगा, ए के साथ 3, ये दोनों रॉन्ग हो गए, ए का 3 ये करेक्ट आंसर, ठीक है, ए का 3। बी का फर्स्ट है क्या, सही है, और सी का 4, तो सी का 4 है, सी का 4 ठीक है, और डी का 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, मेजर ध्यानचंद इज नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी, ठीक है ना। चूज द ऑप्शन विच डिफाइंस द अंडरलाइन वर्ड। ये जो विजार्ड है ना, इसका आपको अर्थ बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक ना। देखो विजार्ड का अर्थ होता है बिलीव टू हैव मैजिकल पावर, वह चीज, या यूं कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति जादू वाली चीजों पे विश्वास करता तो उसको बोलते हैं विजार्ड, ठीक ना। यहाँ पे जैसे मेजर ध्यानचंद जो थे ना, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, इसीलिए यहाँ लिखा है मेजर ध्यानचंद इज नोन एज विजार्ड ऑफ हॉकी, यानी हॉकी के जादूगर। तो विजार्ड का मीन्स भी समझे ना, तो मीन्स क्या होता है,
अ मैन बिलीव टू हैव मैजिकल पावर, एक ऐसा व्यक्ति जो जादुई शक्ति पे विश्वास करता है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे विजार्ड को हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो, अ मैन हु इज बिलीव टू हैव मैजिकल पावर, पहला ही ऑप्शन सही है, बस फिनिश। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड हेवनली इज हेवली, यहाँ देखो एडजेक्टिव बनाना है, फॉर्म ऑफ वर्ड हेवली इज, तो एडजेक्टिव जो होता है ना ये हेवनली जो है एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पे एल वाई लगा है। एडजेक्टिव जब बनेगा ना तो इसमें ई आर आएगा या ई एस टी आएगा या फिर मोर आएगा या मोस्ट आएगा, बस ये अगर लगा है तो आप जान जाना एडजेक्टिव, ठीक है भी नहीं है, रॉन्ग। एनी डबल एस ये नाउन है, एनी डबल एस लगता है नाउन कहलाता है, ये भी नहीं है भी है, मिल गया लास्ट, ठीक है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। द सोल्जर्स ऑफ फर्स्ट पैरा एस एफ किल्ड द मिलिटेंट, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस में एक रूल होता है कि जो सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में यूज होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट में यूज होगा, ठीक ना, ये रहता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बनाना है, ये पहला कंप्लीट है, सब्जेक्ट कहाँ रहेगा ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट कहाँ से सब्जेक्ट। दूसरा रूल आप ध्यान रखें बाई लगा होगा, और तीसरा रूल कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है, ठीक ना। तो हम आते हैं थर्ड फॉर्म पे, किल्ड यहाँ थर्ड फॉर्म ही है, यहाँ पे पहला द फर्स्ट पैरा एस एफ सोल्जर्स किल्ड, यहाँ बाई नहीं लगा इसलिए रॉन्ग, ठीक है। दूसरे में द किल्ड, ये भी बाई नहीं लगा इसलिए रॉन्ग, इसमें बाई लग गया, ये करेक्ट, ठीक ना। द मिलिटेंट वॉज किल्ड बाय द सोल्जर ऑफ फर्स्ट पैरा एस एफ, ठीक ना। इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन इंग्लिश के भी हुए कंप्लीट, टोटल 30 क्वेश्चन हुए कंप्लीट है। हम मैथ के टॉप 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चनों को देखें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।